ભરત ભરત અરે ઓલા ને ચટણી નું કઈ આવ્યો લઈ લે ને હજી મીટિંગ શરૂ થઈ જો હા તીખી ચટણી અને મીઠી ચટણી અરે પૂર્વીબેન લાલ અને ગ્રીન ચટણી યસ આગળ એને કઈ ના આવ્યો હું કીધું કઈ કઈને ગયા Yes, I think લીના ભાભીનો મેસેજ કદાચ અવાજ બધાને નહીં સંભળાતો હોય પણ લીના ભાભીનો વિડીયો મેસેજ હતો. આજે લીના ભાભી લાઈવ નથી. આટલા બધા વખતથી એ તમને બધાને હોસ્ટ કરે છે અને આજે 75મા સેશનમાં જ્યારે સેશન નક્કી થયું, નેચરલી શનિવાર જ હોય અને શનિવારે આપણે એમનું સેશન કરતા જ હોઈએ છીએ, પણ એમને અત્યારે બહુ વખતથી જેની રાહ જોતા હતા અમેરિકા જવાનું ફ્લાઇટની ટિકિટ આજની જ આવી હતી અને એ અત્યારે ફ્લાઇટમાં છે અને ફ્લાઇટમાં હોવાના કારણે ઇવન ફોન ઉપર પણ ભેગા નથી થઈ શક્યા. એટલે આપણી સાથે લાઈવ નથી પણ એમણે વિડીયો મેસેજ એ જ આપ્યો હતો, આપને બધાને વેલકમ કરતો. અને એમની એ રોજની જે જવાબદારી છે એ આજે જવાબદારી મને સોંપીને ગયા છે. આઈ એમ વેરી ફોર્ચ્યુનેટ કે 75મા સેશનમાં લીના ભાભીની જગ્યાએ આજે આ સેશન મારે કન્ડક્ટ કરવાનું છે. ઉદયભાઈ, આઈ એમ સો વેરી હેપી કે આજના દિવસમાં તમે એ સેશનમાં છો અને it has been a honor on me કે we are all here to welcome you. My pleasure sir, my pleasure. ઉદયભાઈ નું નાનું ઇન્ટ્રોડક્શન 2 લાઈન 3 લાઈનની અંદર કદાચ એ વિડીયોની અંદર લીના ભાભી આપ્યું હતું. ઉદયભાઈ મુંબઈના છે, આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે અને આજે જે કારણથી એમને આપણે બોલાવ્યા છે એ એમની પાસેથી જાણવા કે એ જે સમાજની અંદર કામ કરે છે, એક આ અત્યારના જમાનાના શ્રવણ તરીકે, શ્રવણની વાર્તા તો આપણે બધાએ સાંભળી છે પણ અત્યારના જમાનામાં શ્રવણ હોઈ શકે એવો પ્રશ્ન ચોક્કસ થાય. અને આજે જયારે આટલા બધા ઘરડા ઘર અને આટલી બધી વાતો સમાજની અંદર થાય છે કે મા બાપને છોડી દે છે છોકરાઓ, એ જમાનામાં પણ શ્રવણ હોઈ શકે તો એ શ્રવણનો તાદ્રશ્ય જો આપણે કહીએ કે એ વ્યક્તિ આપણી સામે અત્યારે હાજર છે, ડોક્ટર ઉદયભાઈ મોદી, એમના વિશે હું વધારે વાત કરું એની જગ્યાએ એમનો એક ઇન્ટ્રોડક્ટરી વિડીયો જેને હું કહું છું એ જ આપણે જોઈએ. પૂર્વીબેન, એ વિડીયો બતાવશો પ્લીઝ? વોઇસ સંભળાય છે બધાને? ના, પેલા વ્યૂ ઓપ્શન્સમાં વોઇસ ચાલુ કરો, કદાચ ત્યાંથી તમે વોઇસ ચાલુ નથી કર્યું લાગતું. શેરિંગ કરો છો ને? હા હા, સમજી ગઈ. अर्शिया उनके रिश्ते को देखकर ऐसे कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस रिश्ते से बहुत प्यार करते हैं और वो आज यहाँ पर अर्शिया को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है. मेरा नाम डॉक्टर उदय मोदी है. जो बेटे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, या तो जिसके बेटा बेटियां है नहीं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, ये तीनों चीजों से सीनियर सिटीजन परेशान है, तो मैं 300 सीनियर सिटीजन को उनके घर तक खाना पहुंचाता हूँ. मेरा नाम अमृतलाल विठलभाई कवा, मेरी उम्र 75. मेरा नाम निर्मला अमृतलाल कवा, मेरी उम्र 70 वर्ष की है. हम 2 ही जन घर में रहता है, हमारे साथ में कोई नहीं रहता है. 6 पोता पोती है. हम हमारे बच्चे को 20 साल से मिला नहीं है. वो लोग कैसे होएंगे मेरे को कुछ पता नहीं.
मेरे बच्चे क्या है मेरे को मालूम नहीं है। भाईंदर में मेरा कोई घर नहीं, मैं रोड पे रहती हूँ। मेरे बच्चे का शादी हो गई है, पोते पोते हैं, ये कैसे दिखते हो मेरे को अभी तक मैं देखा नहीं है। मेरी बच्ची की शादी हो गई है, उसको 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, मगर आज 2 साल से वो या कोई कारण की वजह से नहीं आ पा रही है। हमारा घर में हमारा छत टूट गया है तो हम बना नहीं सकता है। हम लोग घर में बैठता है और पेंटिंग का काम करते, हम लोग को कोई काम देता नहीं। दिन में हम दोनों मिलके 50 रुपया कमाते हैं। मैं मूर्ति का काम करता हूँ, मगर उतने में मेरा गुजारा होता नहीं है। मेरी तबीयत खराब होने रहती है, दवा पानी का खर्चा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर जावे तो अच्छा है। સર, હા, લીના આંટીનો મેસેજ છે સર માટે, એ બી હું પ્લે કરી દઉં છું. પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ. अकेले वृद्ध माँ बाप उन परेशानियों से जूझते रहते हैं, फिर भी हम गुजराती। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति को शर्मसार करने वाली अपने समाज की आज की एक वास्तविकता है, जो है ओल्ड एज होम या माँ बाप को अकेले छोड़ देना। वृद्धावस्था की अपनी कई सारी परेशानियां होती है और अकेले वृद्ध माँ बाप उन परेशानियों से जूझते रहते हैं, फिर भी हम गुजराती में एक कहावत है कि छोरू कछोरू थाय पण मावतर क्यारे कमावतर ना थाय। इसी बात को दोहराती हुई एक भावनात्मक कविता सुनाती हूँ। खुशियों की दुनिया मुझसे कुछ रुसवा रहती है, खुशियों की दुनिया मुझसे कुछ रुसवा रहती है, मुझे मेरी माँ की खबर ही ना पता रहती है। मैं तो छोड़ आया था माँ को खुद से दूर किसी घर में, मेरी माँ वहां पर भी मेरी तारीफ करती रहती है। कभी मिलने को भी ना जाता हूँ मैं उनसे और वो मुझसे मेरे बचपन को याद करती रहती है। जाते जाते अपने सामान के साथ एक मेरी तस्वीर भी ले गई थी वो, मेरे हंसते चेहरे को देख वो मुस्कुराती रहती है। आज भी उसको कोई शिकायत नहीं मुझसे, मेरी नजरें अब उसके सामने शर्म से झुकी रहती है। अपने बुढ़ापे में हर इंसान को क्या चाहिए कि हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा सहारा बने, हमारे सर के ऊपर छत हो, पेट भर के खाना हो और अपनी देखभाल करने वाला भी कोई अपना हो। लेकिन जिनके बच्चे या तो होते नहीं हैं या होते हैं तो वो पलटकर उनकी ओर देखते नहीं, ऐसे बुजुर्गों का क्या, उनकी ओर किससे सहारा मांगे वो, कौन बनेगा उनका श्रवण कुमार। लेकिन दुनिया से अभी अच्छाइयाँ खत्म नहीं हुई है, आज के कलयुग में भी एक श्रवण कुमार मौजूद है जिनसे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। यकीन नहीं होता है ना? वे हैं डॉक्टर उदय मोदी जी, जो कि पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एमडी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और बॉम्बे जैसे बिजी सिटी में रहते हैं। चलिए उन्हीं से सारी कहानी सुनते हैं, उन्हीं से कुछ सवाल पूछते हैं। यस सर। स्वागत है उदय भाई फिर से आपका। जी बिल्कुल। और Thank you, sir. बड़ा बड़ा फक्र महसूस होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम देखते हैं कि हमारा एक गुजराती भाई मुंबई में रह के
जी इतना बड़ा काम करता है। बम्बई बड़ा मुश्किल सिटी है, और बम्बई में इतना काम करना, मैं आज सुबह ही मेरे घर में बात कर रहा था कि बम्बई में ऐसा काम करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपसे बात शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहता हूं कि क्या है उदय भाई? आज जो उदय भाई है वो कैसे उदय भाई बना? उदय से उदय भाई का उदय कैसे हुआ? क्या है? अगर अगर आपको मैं अगर बताऊं कि आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करोगे, तो कैसे प्रस्तुत करोगे आप? जी जी सर, बचपन से ही कुछ समाज सेवा का संस्कार मिला था कि मेरे पिताजी जो से, मैं जब 5-7 साल का था तो मुझे साथ में लेके जाते थे। उस समय पे हमारे गांव में सीमेंट के या डामर के रोड बन रहे थे। तो मेरे पिताजी जो थे वो तो एक जॉब, मतलब पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे, तो कोई इतनी आमदनी नहीं थी। फिर भी उसके जो विचार थे वो बहुत मतलब सम्राटों जैसे विचार थे। तो वो एक थैली में 3-4-5 साइज के स्लीपर जो आते थे, वो 3-4-5 साइज वाले स्लीपर लेते थे और मुझे साथ में लेके जाते थे साइकिल पे। और जहाँ डामर का काम होता था वहाँ रखते थे कि भी आपको जिस साइज का चाहिए, क्योंकि वो इतनी गर्मी में गरीब लोग जो है वो ये डामर के काम में जुटे हुए रहते थे, तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थे और एक तो डामर का काम करना। तो मेरे पिताजी वहाँ रखते थे 3-4-5, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत पैसे थे उसमें से वो लेते थे और 4-5 जोड़ी चप्पल वहाँ लेके जाते थे, जिसको जो साइज का आवे वो पहनते थे। तो ये जब मैं 5-7 साल का था तब से मुझे मेरे पिताजी ने ये संस्कार देना शुरू कर दिया था। फिर मैंने पढ़ाई की, मैं एक्टर भी हूँ, बहुत सारी सीरियलों में, बहुत सारी हिंदी गुजराती फिल्मों में काम किया है मैंने। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मैं बार बार आता रहता हूँ। तो ये सारा चल रहा था, उस समय पे मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। फिर डॉक्टर बन के जब मैं मुंबई आया तो मैंने भाईंदर में मेरा क्लिनिक शुरू किया। तो समाज सेवा का गुण तो पहले ही था, तो मुझे जो लगता था कि ये पुअर है, ये है, वो तो मैं उसका ट्रीटमेंट करता था। मैं पैसा नहीं लेता था, मेरे से जो मदद होती थी वो मैं करता था। लेकिन मेरी लाइफ में जो एक चेंज आया वो आज से 15 साल पहले आया। एक बुजुर्ग आया मेरे पास मेरी क्लिनिक में, जो हर बार मेरे पास आते थे कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो। लेकिन इस बार जो आए, टेबल पे बैठ गए, उसने रोना शुरू कर दिया। मैं बोला, अंकल क्या प्रॉब्लम है मुझे आप बताइए, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, दवाई देता हूँ, और क्या तकलीफ है आप मुझे बताइए। तो उसने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं, ना तो हमें कोई रखते हैं, ना हमारा कोई ख्याल करता है, और ना हमको खाना देता है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव के संस्कारों के साथ भारत देश का हर बच्चा पला बड़ा हुआ है। और यही भारत देश में जो 3-3 बेटे होते हुए भी उनके माँ बाप भूखे हैं। तो मैंने अंकल को बताया कि कल से मेरे घर से टिफिन आएगा, आपको बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने घर पे गया, मेरी वाइफ को बताया कि आज एक पेशेंट आया था और उसने मुझे ऐसा बताया कि ये तकलीफें है, मेरी वाइफ को पैरालाइज है, तो अगर कोई ग्रोसरी भी हमको देते हैं तो हम बनाने काबिल नहीं, तो हम क्या करें। तो बोले ठीक है, मैं बनाऊंगी, साथ साथ में बन जाएगा खाना, और ये भी आप देखिए कि अगर ऐसा 2-3-4 लोग तो और भी होएगा तो मैं खाना बनाऊंगी। तो उस समय पे तो मुझे ऐसा था कि बड़े महानगरों में जगह का प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, पैसों का प्रॉब्लम समझ में आ सकता है, जनरेशन गैप समझ में आ सकता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को खाना नहीं दे, वो बात आज से 15 साल पहले भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है कि खाना क्यों नहीं दे रहा है। पहले ही वीक में कुछ 11 नाम मेरे पास आए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये सिर्फ घर से चलने वाली सेवा नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ ठोस बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक ट्रस्ट की रचना की, उसके तहत श्रवण टिफिन सेवा नाम रखा, क्योंकि अगर मैं ट्रस्ट वाला नाम रख के ही उनको खाना देता तो, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी है, करनी पड़ती है सब, लेकिन ट्रस्ट के तहत मैं अगर उसको खाना देता तो उन लोगों को ऐसा लगता कि हम कोई ट्रस्ट का खाना खा रहे हैं या कोई दान धर्म धर्मादा का खाना खा रहे हैं, तो उन लोगों के मन में ऐसा विचार नहीं आवे। उसके लिए मैंने एक माइथोलॉजिकल नाम, श्रवण सब जानते हैं, तो वो रखा। और उसी दिन मैंने आज से 15 साल पहले ठान ली कि मैं जितने भी माँ बाप आएंगे उनका बेटा बनूंगा। तो बढ़िया, आज बहुत बहुत जी बहुत सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये श्रवण नाम
आपके दिमाग में आया था या किसी और ने आपको सजेस्ट किया था? नहीं, ये सर मेरे ही दिमाग में आया, क्योंकि मैं 2-3 दिन मैंने सोचा कि मुझे ट्रस्ट के नाम से कुछ नहीं देना है इन लोगों को। मैं ऐसा क्या करूं कि उन लोगों के दिमाग में ऐसा आवे कि ये मेरा बेटा है, उनका फर्ज है मुझे देना और हमारा हक है मेरे बेटे से लेना। अगर ये बात मुझे जतानी है तो मुझे क्या करना होगा? तो 2-3 बहुत दिन के बाद, मंथन के बाद में वो बेहतरीन नाम है। तो फिर श्रवण टिफिन ईश्वर की कृपा रही कि हमें 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 डॉक्टर उदय से श्रवण उदय मिल गए, और बहुत बड़ी बिल्कुल बात है, सर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जी 11 सर। 11 टिफिन से जब आपका ये काम शुरू हुआ, और आज मैं किसी आपके वीडियो में सुन रहा था कि करीब करीब 300 टिफिन आज रोज के आप बना के बांटते हैं जरूरतमंद लोगों को। तो बिल्कुल। 11 से लेकर के 300 तक आना नेचुरली, जैसे आपने बताया कि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी। तो वो बिल्कुल। जो आपका प्रोसेस रहा है, वो जो पूरा रास्ता या मंजिल तक या 300 तक आने का रास्ता, क्या कठिनाइयां आपने फेस की? सर, काम अच्छा करो या बुरा करो, कठिनाइयां तो सामने रहती है सर। रोज सुबह में एक प्रॉब्लम सामने होता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तब थी कि जब हमारे पास कोई आके बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। तब तकलीफें ये होती थी कि फाइनेंशियली पोजीशन इतनी नहीं थी, कोई हमारे पास ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा सेटअप नहीं था कि हम इतने लोगों को हर मतलब टाइम पे ही खाना पहुंचाए। ऐसी तो बहुत सारी तकलीफों के बाद फिर किचन लिया, फिर मैंने स्टाफ रखा, क्योंकि पहले वॉलंटियर था। तो वॉलंटियर का ऐसा था कि सुबह में मुझे 9 साढ़े 9 बजे फोन आ जाता था कि आज मुझे काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं निकल जाता था रिक्शा में टिफिन लेके। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है वो वॉलंटियर वाला काम नहीं है। इसके लिए मुझे पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी मदद लेनी पड़ेगी। अब प्रोफेशनल टीम की मदद लेनी है तो उसके लिए मुझे फाइनेंशियली पूरा एकदम साउंड चाहूँ कि भाई मेरे पास फाइनेंशियली जब है तब मैं 2 या 3 लोगों को रख सकूंगा। तो फिर मैंने 3-4-5 मेरे जो फ्रेंड्स है उसको बताया कि मुझे ये तकलीफ है, और जितनी तादाद में मेरे पास जो सीनियर सिटीजन आ रहे हैं उनके लिए कम से कम मुझे इतना फंड चाहिए, कम से कम मुझे ऐसा सेटअप चाहिए। तब ये जितने भी लोग थे उसने बताया कि हम जो भी है हमारे पास, हमारे से जो हो सकता है वो हम मदद करेंगे। ये मदद के बाद में फिर मैंने 2 किचन बनाया। डायबिटीज प्रेशर का टिफिन अलग बनता है, जो कोई रोग है उसको या दर्द है, मर्ज है, उनका टिफिन अलग बनता है, बाकी नॉर्मल लोगों का टिफिन अलग बनता है। तो ऐसा 2 अलग-अलग जगह पे हमने खाना बनाने का शुरू किया। 2 कुक रखे हैं, और चपाती जो है वो बेलने के लिए मैंने पर्टिकुलर जो विधवा बहनें रहती है कि जिनका कोई नहीं है और किसी के सामने हाथ लंबा नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने ये बनाया कि भी अपने को मशीन नहीं लगाना है रोटी बनाने का, लेकिन ये जो भी 7 या 8 बहनें हैं वो सब रोटी बनाएगी तो उनके घर में भी थोड़ा बहुत ये जाएगा। तो पड़कार तकलीफें रोज आती है सामने सर, लेकिन कहीं ना कहीं उसका निराकरण हो जाता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसा बिल्कुल कहते हैं। सर। तो जी, आपने जब ठान ली है कि ये काम मुझे करना ही है, करना है। जी, तो जी, आप जी। कैसे भी करके उसका आप रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये राइट, ये राइट ये सर। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसी विधवा बहनों को साथ में इतना काम करने के साथ में उनका भी घर चले, उस तरीके की एक बिल्कुल। आपने सिस्टम डेवलप करी है। तो ये जो वॉलंटियर्स आपको मिले, या ये जो दोस्त लोग हैं आपके, चलो आपके 3 या 4 दोस्त होंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो और लोग जुड़े होंगे। तो ये लोग कैसे कैसे जुड़ते गए? मतलब मुझे तो ये जानना है कि इस चीज की लोगों को पता कैसे चला कि ऐसा कुछ चल रहा है, और कैसे मैं जुड़ जाऊं इसके साथ में, कितना इजीली जुड़ जाऊं, वो वो जो आपकी परेशानी थी वो कैसे दूर हुई? सर इसमें ऐसा है ना कि सर एक बार और मुझे पूछना पड़ेगा वापिस, आपकी आवाज बीच में बहुत कट रही है। जैसे जैसे एक बार तो शुरू में आपने अपने 4 दोस्तों को बता दिया कि मुझे बिल्कुल। ऐसा सेटअप करना होगा या मुझे इतने पैसे की दिक्कत पड़ेगी, लेकिन वो भी तो शुरू में 11 से 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग तक की बात थी। अब तो 300 लोग हो गए। तो अब 300 लोगों के लिए भी इतना फंड मैनेज करना, कंटिन्यूअसली इतने लोगों को रोज, मतलब कोई अगर आज के दिन में बीमार हो गया, नहीं आया, तो उसकी जगह पे किसी और को बुला के भी काम तो निकालना। जी, तो ये जो टीम बिल्कुल। आपने पूरी बनाई है, या जो ये पूरा सेटअप आपने किया है, वो प्रोसेस
जो आपने आया, तो वैसे आदमी आपको कैसे मिले, कहाँ से खोजे? क्या आपके विचार से सहमत होने वाले ही लोग आपको अपने आप से मिल गए, या किस तरीके से आपने अपनी टीम को बनाया है? हाँ सर, मतलब बहुत सारे लड़के का इंटरव्यू लिया था मैंने जो टिफिन वगैरह खाना पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक साथ साथ में मतलब परोपकार भी है। स्वार्थ तो है ही इन लोगों का कि भाई चलो सैलरी मिलती है, लेकिन मैंने उन लोगों को पहले ही समझाया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आपको अगर कोई, क्योंकि अभी जैसे वृद्धावस्था आती है तो थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो बच्चे जैसा हरकत हो जाता है इन लोगों का। तो उनको डब्बा खोल के देना, कुछ तकलीफें हैं तो सुनना, अगर वो कुछ बता रहे हैं तो मुझे आके बताना। ये सारा सिस्टम मैंने उनको समझाया था कि ये जो है सारे मेरे माँ-बाप हैं और आपको इनके लिए काम करना है कि उनकी जो जो भी तकलीफें हैं वो बताते हैं, मुझे आके बताना है। अगर वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ सब डब्बा खोल के रख दो, तो वहाँ रख देना है। तो पहले से ही मतलब आज जो 15 साल पहले मेरे डिलीवरी वाले थे, वो ही आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का। ये देख के कि सर हमको पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन हम साथ-साथ में जो ये देख रहे हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे मीडिया में आता गया मैं, बहुत सारा जी न्यूज़ में, आज तक में बहुत सारी न्यूज़पेपरों में, उसके बाद में लोग मेरा कॉन्टैक्ट करते गए कि भई सही में ये जो ट्रांसपेरेंट सेवा चल रही है, इतनी अच्छी सेवा चल रही है, तो क्यों ना हम जुड़े। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारे पास डोनर बढ़ते गए, वैसे-वैसे हमारे टिफ़िन भी बढ़ते गए। और जब लीना जी से मेरी बात हुई थी तब 300 टिफ़िन था और आज 325 टिफ़िन है। तो बस क्या बात जैसे-जैसे है, जी बिल्कुल सर। तो क्या बात! जैसे-जैसे लोग हमारे साथ में जुड़ते जाते हैं, वैसे-वैसे हम तकलीफ वालों के पास पहुँच जाते हैं और उन तक पहुँचने का प्रयास करते हैं कि भई कैसे हम इन लोगों के जीवन में कुछ खुशी डालें? कैसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 24 घंटों में से हम खुशी दे सकें। तो बस यही कोशिश रहती है हमारी कि खाना तो देते ही है साथ-साथ में, इनको हाँ, मतलब खुश भी उनको करते हैं। काम के साथ में संतोष भी मिलता है। जिनको आप काम देते बिल्कुल हैं, सर, उनको साथ में काम के पैसे तो मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ में संतोष भी मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और शायद उसी के कारण से आपके साथ इतने सालों से वो जी। लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। आपने पहले जी, बताया जी कि सर। शुरुआत आपने आपकी पत्नी से टिफिन में एडिशन करवा के की थी। तो क्या आज भी जी। वो आपके इस प्रोजेक्ट में 100% जुड़ी है? सर मैं कहूँ तो 100% नहीं, 1,00,000% जुड़ी है, क्योंकि अरे क्या बात! एक तो सैल्यूट! कोई भी समाज सेवा करनी है तो परिवार साथ में चाहिए। तो आज भी मैं समझो मुझे कहीं जाना है या कोई समाज का काम है, कहीं बाहर जाना है, मेरा शूटिंग है, तो किचन मेरे बच्चे और मेरी वाइफ ही सँभालती है। सुबह में जाना 6:30 बजे, देखना, सब देख-रेख रखना, पूरा खाना बनने के बाद में टेस्ट करना, सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, उसके बाद में ही फिर लोडिंग होता है। तो ये बहुत सिस्टम बढ़िया। हमारी 15 साल से चल रही है। तो अगर मैं नहीं हूँ, तो मेरी वाइफ जाती है, अगर मैं और मेरी वाइफ नहीं है, तो मेरे बच्चे पहुँच जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी मैंने छोटे से तब से संस्कार दिए हैं मैं अभी कि वही क्या पूछने करना वाला है। था आपको कि जी, आप तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हो, आपका एक खुद का क्लिनिक है, जी, आपको जी, कुछ समय क्लिनिक पे भी सुबह और शाम दोनों समय पे बिताना पड़ता होगा। तो बिल्कुल। अब वो समय के बावजूद ये इतना सारा काम, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे ही नहीं होती, बाजार से इतना सारा सामान लाना पड़ता है, हर समय जी, अपने एक समय पर टिफिन भी पहुंचना चाहिए। अगर 12 बिल्कुल। बजे पहुंचाना है तो 12 बजे ही पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं चलता कि 12 की जगह पे 2 बजे पहुंच गया। जी, तो जी, आपका आपका दिन का शेड्यूल और उसके साथ में आपकी बनाई हुई सिस्टम, उसके बारे जी, में जी। कुछ कहिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो हाँ, कुछ हाँ, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे लीना भाभी जी, रोटरी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बिल्कुल। सब लोग अपना अपना टाइम मैनेज करते हैं, तो आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं? सर मेरा किचन शुरू होता है सुबह 6:30 बजे, तो मैं 6:30 बजे किचन में पहुँच जाता हूँ, 2 किचन है अलग-अलग। तो मैं 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक किचन में रहता हूँ। जब डिलीवरी निकलती है, तो मैं घर पे जाता हूँ, रोज़िंदा कार्य पता के, फिर मैं 11:30 बजे क्लिनिक में आता हूँ। 2 बजे तक क्लिनिक में रहता हूँ और फिर घर पे जाके खाना खा के शाम दूसरे दिन की खाने की तैयारियाँ सब सब्जी वाले के पास जाना, या तो ग्रोसरी कुछ कम है तो वो जाना। वो सारा ऑर्डर करके फिर मैं 5, साढ़े 5 बजे क्लिनिक में आ जाता हूँ और फिर 10, साढ़े 10 बजे क्लिनिक में रहता हूँ। तो ये जो पूरे दिन की दिनचर्या है वो इसी हिसाब से चलती है। अगर मैं नहीं हूँ तो वाइफ़ जाती है, वाइफ़ नहीं है तो बच्चे पहुँच जाते हैं। तो टाइम पे ये सब होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके पास अपने ही परिवार के सभी लोग इसमें साथ में जुड़े हैं, तो आपको बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सहकार मिल जाता है और सब जी, लोगों के साथ में आप अपना काम
अच्छी तरह कर लेते हो। बिल्कुल सर। आपके कुछ ऐसे अनुभव बताएं जो आप टिफिन लोगों को पहुंचाते हैं, उनके जो वो लोग आपको कई बार कुछ बहुत सारी बातें करते होंगे। अभी वीडियो में हमने देखा, किसी ने बताया कि हमारे 6 पोते पोतियां हैं लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देते, हमें पता भी नहीं है 15 साल से वो कहाँ है। ऐसे कुछ अनुभव अगर आपके हैं तो 2-3 अनुभव बताएं। बिल्कुल सर, ये तो रोज होता है क्योंकि 15 साल से करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को यही है कि वो जब भी मैं जाता हूं तो मुझे मतलब हाथ पकड़ के, मेरे सर पे हाथ रख के, आंख में आंसू के साथ मुझे वही बताते हैं कि बेटा तू कितना करता है, लेकिन हमारा अपने हमारे साथ में नहीं है। जो मेरा बेटा होना चाहिए साथ में वो नहीं है, मेरे पोते होने चाहिए वो नहीं है। तो वो अपनों के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं अपनों के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ खाना दे सकता हूँ, लेकिन उनके हृदय में एक छोटा सा रंज है, वो मैं नहीं मिटा सकता, क्योंकि मैं 15 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि वो रंज कम से कम मैं निकाल सकूं, तो इन लोगों की जिंदगी कुछ सुखमयी जाए। लेकिन वो जो रंज है कि मेरे अपने मेरे साथ में नहीं है। अब परसों की बात बता रहा हूँ कि मैं एक लक्ष्मीबेन करके है, उनके पास गया, तो उनको कहीं से पता चला कि उनके पोते का जन्मदिन है आज। तो मुझे रो के बता रही है कि बेटा अगर तेरे पास फोन है तो लगा देना, मैं मेरे पोते से बात करना चाहती हूँ। अब ये रंज मैं कहाँ से निकालूं सर, कि अभी उनका पोता मैं कहाँ से लाऊं। तो ये जो तकलीफें हैं वो मैं रोज देखता हूँ सर, मैं रोज रोता हूँ। रोज मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मैं इन लोगों के लिए क्या करूं। मैं ये खुश रहे उसके लिए मैंने बर्थडे और सेलिब्रेट बनाना शुरू किया कि भाई चलो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। उनका एक, मैं अगर सर टाइम है तो बता देता हूँ, 1 मिनट का बिल्कुल। किस्सा है कि कुछ कॉलेज के बच्चे मेरे पास आए कि सर हम फाइनेंशियली हेल्प आपको नहीं कर सकते, हमें ऐसा क्या करें कि हम आपसे जुड़े, आपकी सेवा के साथ में जुड़े, हम कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि बेटा ये काम है कि आप मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे इन दादा दादी का सेलिब्रेट करो। तो बोले ठीक है अंकल फाइन, हम ये अच्छी तरह से करेंगे। मैं बोला जो भी पैसा होता है, केक वगैरह, टोपी वगैरह, सीटी वगैरह सब जाओ, मतलब धमाल करना है उधर जाके 1-1.5 घंटा, और आपको मस्त तरीके से सेलिब्रेट करना है। बोले ठीक है अंकल हम करेंगे। तो 3 दिन के बाद ही एक बेकरी गली में माजी है, उसका बर्थडे था। तो उसका सुबह में जो बच्चे थे उनका फोन आया कि सर हम जो है आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम हमारा जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से हम थोड़ा बहुत सब बच्चों ने निकाला है, और हम सारी चीजें लेके हम पहुंच जाएंगे एड्रेस पे, हम बर्थडे मना के आपके पास आएंगे आपको मिलने। बोला ठीक है। तो फिर 8-8:30 बजे सारे बच्चे मेरे क्लिनिक में आए, सब बता रहे थे। मैं पूछा क्या हुआ, मजा आया? तो बोले हाँ अंकल 1-1.5 घंटा बहुत धमाल की हमने, दादा दादी को नचाया, ये किया वो किया, केक कटवाई, सब बहुत मजा किया। लेकिन जब हम निकल रहे थे तब वो दादा और दादी दोनों खामोश हो गए, बोले रोने लगे, हाथ पकड़ने लगे, हमारा गोद में बिठाने लगे, हमारे बालों में हाथ फिराने लगे, पपिया करने लगे कि मेरे बेटे का बेटा तेरे जैसा है, और रुक जाओ और रुक जाओ। तो सर ये जो रंज है एक हृदय में, शायद नहीं निकाल पाऊंगा, और मुझे भी वो सबसे बड़ा रंज है कि ये सुख जो है वो मैं नहीं दे सकता हूँ इनको। तो हमारा रोज सर एक मतलब रोज आता है ऐसा प्रसंग, और रोज हम लोग, मैं, मेरा स्टाफ में 2-3 लोग हैं जो मेरे साथ में लोग हैं सर, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम रोज रोते हैं कि ये क्या, मतलब बच्चे को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, अ, बड़ा किया, पाल पोस के इतना पैसा उनके ऊपर खर्ची किया, और अब जब बेटा कुछ बन गया है तो माँ और बाप की ऐसी हालत है कि ना कोई पूछने वाला है, ना पीछे कोई रोने वाला है। ये हालत में छोड़ दिया है बच्चों ने। आपने गुस्सा ऐसे भी बहुत आता है, लेकिन सर क्या करूं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके बच्चे विदेश चले गए हैं और वो खुद यहाँ पर अकेले हैं और उनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, ऐसे भी लोग होते होंगे। सर है, ऐसे भी लोग हैं। विदेश में चले जाने के बाद तो माँ बाप को बिल्कुल भूल गया है। आज से 8 साल पहले विदेश में एक बच्चा था, उसका बाप अकेला इधर रहता था, नगीन भाई करके। अब जब उसकी डेथ हो गई तो मुझे डब्बा वाले ने आके बताया, डिलीवरी वाला ने, कि सर नगीन भाई जो है वो डेथ हो गई है सुबह में उसकी 9:30 बजे, आप जल्दी पहुंचिए। तो मैंने वहां पहुंच के उनके जितने भी रिलेशन वाले थे उनको फोन करता रहा सर, 12:30 बजे तक किसी ने फोन नहीं उठाया था। ओहो। उसका उसका भाई का लड़का, मतलब भतीजा उसका, बोरीवली में रहता है, वो फोन उठाने को तैयार नहीं। उसके बेटे को मैंने फोन किया
तो बोलता है कि ये भरत का नंबर है, ये मेरा भाई है, कजिन, आप उससे फोन कर दो, वो सारी चीजें मिटा देगा। मैंने भरत को फोन किया कि भाई ये नगीन भाई जो है उसकी डेथ हो गई है, आप आइए, कम से कम ऑलरेडी 2-3-4 घंटा हो गया है। तो वो भरत मुझे फोन पे ऐसा बोलता है कि जो भी लकड़े वगैरह का पैसा होएगा मैं दे दूंगा, आप वहां निपटा दो जो होता है वो। अरे बाप रे बाप। तो मुझे इतना गुस्सा आया सर कि आप एक बार कम से कम आके देख तो लो आपके अंकल कैसे है, और अगर आप आधे घंटे में यहाँ नहीं पहुंचते हैं तो मैं पुलिस में फरियाद करूंगा और आपको आना पड़ेगा। तब जाके जब पुलिस फरियाद ये सब एनसी की बात आई, तब जाके वो लोग आए, 15-20 मिनट में किसी को पैसा देके वो अग्निदाह करवा के फटाफट 5 मिनट में चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की कीमत जो है वो अब बिल्कुल कौड़ी जैसी हो गई है, अगर अरे आपके पास पैसा नहीं है तो मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे पास, मैं उनको हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास थोड़ा पैसा बचा के रखना, सारी चीज बच्चों को मत देना, क्योंकि बच्चे को पंख आते ही बच्चे उड़ जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो लाश मुंह देखने को तैयार नहीं, आपको अग्निदाह देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रेम, और आज भी मतलब इतनी तकलीफों के बाद भी इतना प्रेम रहता है उन लोगों की। हाँ, कुछ तकलीफ रहेगी उनको, कुछ मजबूरी रहेगी, नहीं आते हैं, ठीक है ना, हम तो जिंदा है ना, आपका टिफिन खा के जिंदा है ना। तो ये जो बातें है ना सर, कि माँ बाप आज तक बैठे बैठे अपने बेटों को आशीर्वाद देते हैं। सही बात है, सही बात, क्यों बहुत बड़ी ऐसे बात है। बेटे और पैदा आपको तो होते हैं इतने समझते ज्यादा नहीं। आशीर्वाद मिलने वाले हैं कि आपका तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप ये अपनी यात्रा चालू रखें। जी सर। ऐसा कहते हैं कि बुजुर्ग कुछ उम्र के बाद में बच्चे जैसे बन जाते हैं। तो बिल्कुल। आपके इतने ज्यादा लोग, 300 से उपरांत लोगों के साथ आपका रोज का जो नाता है, उसमें कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो बच्चे जैसा बिहेव करते होंगे, ये आज अच्छा नहीं लगा, ये आज बराबर नहीं आया है खाना, ये वो है, तो उन लोगों को कैसे हैंडल कर लेते हैं आप? सर मैं सोचो ना, तो मैं 325 बच्चे ही संभाल रहा हूँ सही में। क्यों, उनको क्या होता है मालूम है कि अगर 10-15 मिनट खाना भी लेट हो गया तो तुरंत मुझे फोन आता है। अभी तक समझो टेम्पो में कुछ खराबी आई या कुछ पंचर हुआ तो 15-20 मिनट आधा घंटा चला जाता है, तो मुझे तुरंत फोन आता है कि मैंने डायबिटीज की गोली ले ली है, तेरा खाना अभी तक आया नहीं है। हम लोग सोमवार से शनिवार तक रोटी, सब्जी, दाल और चावल ऐसा बेचते हैं, और रविवार के दिन इन लोगों की फरमाइश का खाना, जैसे उनको कुछ स्वीट खाना है, नमकीन खाना है, तो हम वो बेचते हैं। तो अगर समझो कि 2 बार अगर बूंदी का लड्डू चला गया, तो मुझे तुरंत फोन आएगा कि ये क्या बार-बार बूंदी का लड्डू भेज रहा है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे बर्फी खाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर कि उनका हक है मुझे कहना, और मेरा फर्ज है उन तक उनकी चॉइस का खाना पहुंचाना। बहुत तो बहुत बढ़िया। तो मैं बेटा बन के काम कर रहा हूँ, और मेरे 325 माँ बाप है, भले बच्चे जैसे है लेकिन मेरे माँ बाप है, और मैं बहुत उनकी बहुत सारी बढ़िया। सारी जो भी फरमाइश रहती है सर पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ और फरियाद भी सुन रहा हूँ, डांट भी खा रहा हूँ? सर नहीं लगा ऐसा, क्योंकि अगर समझो मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे डांटते हैं तो मुझे नहीं दुख होता है, तो ये भी किसी के माँ बाप है, लेकिन आज तो मेरे माँ बाप है, तो मुझे नहीं दुख होता है कि मेरे माँ बाप है वो मुझे डांटते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे कि चलो मेरे पे इतना हक जताते हैं और मुझे अपना बेटा मानते हैं, तो ही तो इतना गुस्सा करता है। तो अब माँ बाप का और बेटे का रिश्ता है तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है सर। तो ऐसा अभी जैसे आपके पास 300 सवा 300 लोग हैं, तो आपके पास तो जी। ऑलरेडी वेटिंग चलता होगा, मतलब और भी लोग शायद आपके पास आने के लिए तैयार होंगे या आपसे टिफिन लेने के लिए तैयार होंगे। शायद आपका जी। सेटअप आज के दिन में उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन ये जब लोग आपके पास अप्रोच करते हैं या आप जब ऐसे लोगों को मिलते हो, तो कैसे तय करते हो कि मुझे इनको खाना पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे इनको मैं लूं या ना लूं? कुछ लोग शायद हो सकते हैं पैसे जी। वाले भी हो, लेकिन उनके पास करने वाला कोई ना हो। कुछ लोग ऐसे हो जो जरूरत वाले ही हैं और जिनका करने वाला कोई भी नहीं है, तो आप कैसे इनको सिलेक्ट करते हैं? सर जैसे ही हमारे पास कोई नाम आता है तो मेरी एक 3 लोगों की टीम है, वो ओके। पहुंचती है वहां, देखती है, आजू बाजू वाले को पूछते हैं, जिनको टिफिन चाहिए उनको पूछता है कि आपको किसी के कोई समाज का है क्या, कोई किसी को कोई मदद करता है क्या, आजू बाजू में पूछते हैं कि भाई इनका कोई रिलेशन वाला उनको कुछ मदद करता है,
देता है, क्योंकि अगर मुझे कोई 1 रुपया दे रहा है तो मुझे उसको 1.25 रुपया बना के कैसे आगे भेजना है, वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि लोग यहाँ रोज देखने नहीं आते हैं पैसा देके, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपने अगर 1 रुपया दिया है तो आपने आपकी जेब से जो पैसा दिया है वो आपने कहीं ना कहीं से बचा के, आपका शौक कम करके आपने मुझे पैसा दिया है। तो ये मेरा फर्ज बन जाता है कि सही में नीडी पीपल के पास ये चीज पहुंचे। तो हम लोग ये तय करते हैं कि भाई हाँ, ये जो अभी 5 नाम आए थे उसमें से 3 नाम ऐसा है कि उनको टिफिन शुरू करना पड़ेगा, तो हम लोग उसका शुरू करते हैं। अब रही बात की पैसा है, लेकिन शारीरिक पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग उसको ये कोई कुक वगैरह जो रहता है, या तो बहनें रहती है विधवा बहन, हम उधर बोल देते हैं कि भाई ये आके आपको 2 टाइम आपकी चॉइस का खाना बना के देगी और इतना पैसा लेगी। तो ये जहाँ बहुत बढ़िया। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों पोजीशन ऐसी नहीं है कि बना सकते हैं, उन लोगों तक हमारा खाना पहुंचता है। और अगर कोई है कि भाई फाइनेंशियली साउंड है, उनके पास पैसा है, लेकिन शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं कि बना नहीं सकते हैं, तो हम वो वहाँ किसी न किसी को रख के उनको 2 टाइम गर्म खाना मिले ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। बहुत मतलब आपके 325 लोगों के उपरांत भी ऐसे लोग हैं जहां पर हाँ। शायद आपका टिफिन नहीं पहुंचता, लेकिन आपके लोग पहुंच के वहां पर टिफिन बना के देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक 325 पर आ गए, आपको 11 साल हो गए, अब आगे क्या, मतलब कहाँ देखते हैं आप आज से शायद 5 साल बाद या 10 साल बाद ये श्रवण टिफिन सेवा क्या करती होगी 10 साल बाद में, क्या विजन लग रहा है आपको? सर मैं ये सोचता हूँ कि ये जो मेरा 350 टिफिन है वो 0 हो जाए। सारे बच्चे अपने माँ बाप को प्यार दे, सारे बच्चे अपने माँ बाप को साथ में रखे, सारे बच्चे अपने माँ बाप की ठीक तरीके से देखभाल करें। मैं ये चाहता हूँ, और मैंने ये 3 साल से ये प्रयत्न भी शुरू किया है कि जितनी भी मुंबई में बड़ी बड़ी कॉलेज है वहाँ मैं डीन या प्रिंसिपल को मिलके जाता हूँ और उनको पूछता, उनकी मंजूरी लेता हूँ कि मुझे आपके बच्चों से बात करनी है। तो वो लोग खुशी खुशी मुझे टाइम देते हैं, आधे घंटे का, घंटे का। तो मैं बच्चों को यही बातें सारी बताता हूँ, अपना मातृदेवो भव पितृदेवो भव याद करवाता हूँ। तो ये मैंने 3 साल से थोड़ा प्रयत्न मैंने शुरू किया है कि मैं ये सोचता हूँ कि ये जैसे 11 से 325 हुआ, वैसे 325 से 0 हो जावे। ये विजन मुझे देखना है सर, कि मेरे में जब तक सांस है मैं ये देख लूं कि भाई आज कोई सीनियर सिटीजन परेशान नहीं है, आज कोई दुखी नहीं है, सारे अपने बच्चे के साथ में, सारे अपने पोते के साथ में मजा कर रहे हैं। मैं वो सुनना और देखना चाहता हूँ। बहुत नेक विचार है आपका, आपको शत शत नमन। बहुत बहुत ज्यादा नेक विचार है, बहुत ज्यादा नेक विचार है आपका। आखिरी सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो और इस यज्ञ में बहुत सारे लोग हम जैसे जो जुड़ना भी चाहते हैं, शायद मैं ऐसा कहता हूं कि आपके यज्ञ में हम कुछ एक छोटी सी आहुति देना चाहते हैं, तो वो आहुति आप तक कैसे पहुंचाएं, कैसे आपका और लोग भी संपर्क करें, और कैसे अगर मुझे कुछ देना है तो कैसे मैं दूं? सर ये पूरा ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें नीति आयोग है, एटीजी है, 12 है, पूरा मतलब एक ट्रस्ट के तहत ही हम लोग ट्रस्ट के तहत ही ये काम करते हैं। तो ट्रस्ट की डिटेल जिसको चाहिए उसको दे सकते हैं, या तो मेरा फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं कि उसको बाद में फिर मैं सारी डिटेल्स बैंक में वो कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं वैसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई ग्रोसरी वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी भिजवा सकते हैं कि भाई हम तो ग्रोसरी रोज लगती है। इन लोगों के लिए डायरेक्ट कुछ देना चाहते हैं कपड़े वगैरह, इसमें मैं ऐसा नहीं ये रखता हूँ कि मुझे नए ही कपड़े परचेस करके चाहिए दुकान से। आप घर में जो चीज यूज नहीं करते हो, बेडशीट है, चादरें है, रजाई है, आपकी पुरानी साड़ी है, वैसी चीजें जो है वो आप मुझ तक पहुंचाइए, हम इन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। आपके पास बर्तन है कुछ पुराने, तो भी आप दे सकते हैं कि वो उसमें निकाल के खाना रख सके कुछ उनका, जो भी हम लोग, क्योंकि हम लोग 1 महीने में एक किट भेजते हैं जिसमें 1 महीने का पूरा नाश्ता रहता है, भावनगरी गाठिया रहता है, खाखरा, चीनी रहती है, शक्कर, चाय पत्ती रहती है, कोलगेट पेस्ट रहती है, एक नहाने का साबुन, एक धोने का साबुन, ऐसी एक पूरी किट बना के हम लोग उन तक पहुंचाते हैं। तो कोई भी चीज आपके पास जो पड़ी है, जैसे कोई स्टील के डब्बे हैं जो अभी कोई यूज नहीं करते हैं, तो वैसी चीजें हम तक पहुंचाए तो हम उन तक पहुंचाएंगे और उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा।
जीने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहीं आपके किसी एक वीडियो में YouTube पर सुना था कि आप एक बुजुर्गों के लिए जिसे कहते हैं कि मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हमें दीजिए। क्या है वो आइडिया? सर, ये टिफिन सेवा करते करते मैं सबको मिलने जाता हूँ 4-5-6 दिन में, 8 दिन में एक बार। तो मैं देखता हूँ कि वो लोग जो रह रहे हैं ना, वो पोजीशन बहुत खराब है। कोई गंदी जगह में, ग्राउंड फ्लोर में, इतनी गंदी जगह में रह रहे हैं। ऊपर से कभी भी आपने अभी सुपर डांसर के शो में देखा होगा कि पूरा छत गिरा था और वो लोग उसके नीचे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर सा बना रहता था कि मैं क्या करूं। तो मैं इन लोगों के लिए एक आवास की व्यवस्था कर रहा हूं। तो वृद्धाश्रम तो आपने बहुत देखे होंगे, ओल्ड एज होम, लॉजिंग बोर्डिंग जैसा हिसाब रहता है। आपके घर पे माँ बाप ज्यादा है या बड़ ये है, तो आप 15-20 हजार रुपया लो और मेरे माँ बाप को रखो। तो मुझे वैसा वृद्धाश्रम नहीं बनाना था। मैं माँ बाप को भगवान मानता हूं, तो मैं उनका मंदिर ही बनाऊंगा। और मेरे मंदिर में जिंदा भगवान, आप अगर उसको बर्फी खिलाएंगे तो खाएंगे, आप अगर उसको रोटी खिलाएंगे तो खाएंगे। मैं ऐसा एक मंदिर, माँ बाप नु मंदिर, ऐसा मैंने नाम दिया है उसको। और 25,000 स्क्वायर फीट जगह मैंने मुंबई में उत्तन गोराई के पास, जो एसएल वर्ड सबको मालूम रहेगा, उनके पास में ली है। और वहाँ भव्य एक आवास में बना रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन काम मैंने शुरू कर दिया है। तो वहां उन सबको रख के उनकी पूजा करनी है मुझे। और वहां मुझे ऐसे ही लोगों को रखना है कि जो अपने हाथ से काम कर सकते हैं, अपने हाथ से खाना खा सकते हैं। वैसे लोगों को मुझे नहीं रखना है। मुझे जो बेड पे पड़े हैं पूरे दिन, संडास पेशाब में रहते हैं, मुझे वैसे लोगों को वहां लाके रोज साफ सुथरी जिंदगी मिले, मुझे वो कोशिश करनी है। और गौशाला बना रहा हूँ कि उनका दूध जो है प्योर गिर गाय का, वो उन लोगों को मिले। ऑर्गेनिक खेती का प्लान कर रहा हूँ कि वहां जो सब्जी वगैरह मिले वो बिना रासायनिक प्रक्रिया किए हुए उन लोगों तक पहुंचे, तो उनकी जीवन में 2-4 साल और मैं दे सकूं। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उदय भाई, मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास इस कार्य की प्रशंसा करने के लिए। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, और आप जैसे लोगों को बात करके मैं समझता हूं कि प्रशंसा के 2 शब्दों के लिए आप कभी भी काम नहीं करते हैं, तो आपको प्रशंसा की जरूरत ही नहीं है। मुझे आशीर्वाद चाहिए सर आप लोगों का, Right. क्योंकि मैं ईश्वर की गोद में बैठ के काम करता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 15 साल से लगातार एक दिन भी चुके हुए, एक दिन की छुट्टी के बगैर 15 साल लगातार टिफिन पहुंचाना टाइम पे, ये कोई ईश्वरीय ही काम है और ये भगवान ही कर सकता है। मैं उनकी गोद में बैठ के काम करता हूँ। ईश्वर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दिख रहा हूँ। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर उदय मोदी काम कर रहा है। हालांकि काम वो कर रहा है 15 साल से लगातार 350 सीनियर सिटीजन तक टाइम से खाना पहुंचाना। अभी तो आपको मालूम था 1.5 साल पूरा मुंबई में लॉकडाउन, दुकानें बंद, उस समय पे भी एक दिन हमारा खाना बंद नहीं रहा है, हम हुजूर तक पहुंचे हैं। तो ये सब ईश्वर की कृपा है सर। मैं उनकी गोद में बैठ के काम कर रहा हूँ। बहुत 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 बढ़िया। उदय भाई, अगर हमारे पास जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो कुछ एक दो क्वेश्चन उनमें से भी हम ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किन्हीं के पास कुछ पूछना है तो आप बताइएगा, अपना हाथ रेस कीजिएगा। तो पूर्वी बहन से मेरी विनती रहेगी कि उनको अनम्यूट करके उनको एक क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाए। फॉरम ओपन है सबके लिए, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज, हाँ, वो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं आप, और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, नीरा आंटी, आप अनम्यूट कीजिए। नीरा आंटी, आप अनम्यूट कीजिए। और नीरा आंटी आप अनम्यूट कीजिए। यस, हाँ हाँ, हो गया हो गया। यस यस। ध्रुव भाई, आपका बॉम्बे में कहाँ पर है ये? आप कहाँ पर, और आपका व्हाट्सएप पर है क्या कोई, या इस पे फेसबुक वगैरह पर है आपका? है जी बिल्कुल, फेसबुक पे मेरा पेज है श्रवण टिफिन सेवा करके। अच्छा जी जी, हाँ। और गूगल पे आप डॉक्टर उदय मोदी भाईंदर करेंगे तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मैं भाईंदर में हूँ। भाईंदर में आप? अच्छा, ठीक है। तो भाईंदर ईस्ट वेस्ट मीरा रोड और दहीसर चेक नाका तक अभी अपना टिफिन जाता है।
अच्छा अच्छा, मेरा तो रोहतक फेसबुक में पेज, हाँ, चेक नाका तक, दहीसर चेक नाका तक। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी वाकई जी आपका जी। काम तो प्रशंसनीय, आपको तो बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बस प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे। सचमुच। जी उदय हाँ। सर के जो भी कांटेक्ट नंबर और फेसबुक डिटेल्स है वो हाँ। सब हम आप सबको व्हाट्सएप में पहुंचा देंगे। उनकी हाँ। सारी डिटेल्स आप सबको मिल जाएगी। जी जी जी, क्योंकि कुछ लोग देना चाहते हैं सामान, तो वो जी, फिर- बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी जी, और धन्यवाद। किसी को कुछ? यस, હા છે, હજી પણ હેન્ડ રેઝ છે, પ્લીઝ Yes. અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. अनम्यूट योरसेल्फ मैम। नागरी, મેડમ આપ, હા પ્લીઝ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ ડોક્ટર શાંતિ। મોદી, તમે બહુ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છો. હવે જી। અમદાવાદ ખાતે મારી એક ધર્મેન્દ્રભાઈ ને લીનાબેનને રિક્વેસ્ટ હતી, હા। એક સિંગલ વિન્ડો અમદાવાદ થી જે કોઈ આપવા માંગતા હોય જી તો શું આપણે અમદાવાદમાં એક ઠેકાણું હોય ને તો હા। સારું પડે. જી જી અને આઈ એમ શ્યોર કે આપણે તપાસ કરશું તો કુરિયર વાળા પણ આપણને આ સેવા આપી શકશે કે જે આપશે બેન। ડોક્ટર મોદીને ત્યાં પહોંચતું કરી શકે. એટલે બોપલ ચોક્કસ થઈ વિસ્તારમાં બરાબર। આવું કલેક્શન હું કરી અને પહોંચાડી દઈશ. એટલે આ એક જી સજેશન હતું ડોક્ટર બિલકુલ। મોદી. નહીં નહીં, બહુ સરસ સજેશન છે ધર્મેન્દ્રભાઈ, લીનાબેન થોડી જવાબદારી લેશે તો આ ચોક્કસ કામ થશે। 100% ઉદયભાઈ, જી ઇટ જી, ઇઝ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી, માય યસ રિસ્પોન્સિબિલિટી. સર, યસ સર। એટલે તમારા તમારા મમ્મી પપ્પાના મંદિરમાં જગ્યા રાખવી છે તો કેજો કઈ રીતે રાખી શકાય. ચોક્કસ ચોક્કસ પધારો। બીજા કોઈને એની અધર ક્વેશ્ચન્સ? ફાઇન. આઈ થિંક ઉદયભાઈ, જી 75મું સેશન હોય જી અને લગભગ 2 વર્ષ પહેલા લીનાબેને આ શરૂ કરેલી આ સિરીઝ અને એના જી, જી। 75મા સેશનમાં આપ જેવી વ્યક્તિ પધાર્યા અને આ આખું ગ્રુપ અને આ આખો પ્રયાસ બિલકુલ। ધન્ય થઈ ગયો અને આપને આપનો સમય આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. મેં જેમ કહ્યું એમ આપના વખાણ કરીએ એટલા ઓછા છે, પણ હું એ રીતના વખાણ નહીં કરું. પણ જી। ચોક્કસ મને એ વિચાર બહુ જ સ્પર્શી ગયો કે આપ એવું ઈચ્છો છો કે આ 300 માંથી હું પાછો જઉં અને 0 પર આવી જાઉં. એ બિલકુલ। બહુ જ મોટો વિચાર છે. આપણે બધા જ ઈશ્વરને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ દિવસ સાંજ પડે ને ઊંઘે ત્યારે ભૂખ્યું ના ઊંઘે, બિલકુલ એની સર। વ્યવસ્થા એ જ કરી આપે. અને એ વ્યવસ્થા આપણા ભારત દેશની અંદર તો આપણી સંસ્કૃતિની અંદર ગજબ આપેલી છે. આટલા બધા બિલકુલ। મંદિરોમાં રામરોટી, આટલી બધી જગ્યાએ આટલું બધું ચાલે છે અને જી એવું કહેવાય કે જે વ્યક્તિ ખરેખર ઈશ્વરની સાથે રહે છે એ કોઈ દિવસ ભૂખ્યું નથી રહેતું. અને એવા બહુ જ જી। સુંદર કાર્યની અંદર આપ એનો હાથ બનીને ધરતી ઉપર શ્રવણ તરીકે કામ કરી રહ્યા છો. આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, આપને ખૂબ જી। ખૂબ ધન્યવાદ છે અને આપને સલામ છે. અને આપ Thank ખૂબ you। સારા સ્વાસ્થ્ય સાથે ખૂબ લાંબા સમય સુધી જરૂરત પડે એટલા લોકોને આવી સેવા ચોક્કસ આપી શકો તેવી ઈશ્વરને અમે પ્રાર્થના બિલકુલ। કરીએ છીએ અમારા Thank સૌ you। વતી. અને અમે બધા જ થેન્ક યુ વેરી કોઈક મચ ના કોઈક રીતે આપના આ યજ્ઞની અંદર આહુતિ આપીશું તેવી એક માન્યતા, એવી એક નેમ સાથે આજે આ કાર્યક્રમને આપણે પૂર્ણ કરીએ. પણ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીએ તે પહેલા જે અમારી દર વખતની સિસ્ટમ છે એ પ્રમાણે આવતા શનિવારે જે સેશન થવાનું છે તેની વિગત અહીંયા જેટલા પણ લોકો બેઠા છે તેમને આપી દઈએ. તો આવતા શનિવારે આપણી સાથે એક કોર્પોરેટ ટ્રેનર અને કોચ જેમનું નામ છે મનીષાબેન પાઠક, એ આવવાના છે. અને વન્સ અગેન આપણા આ સેશનની કન્ટિન્યુટીની દ્રષ્ટિએ જ આપણે વિચારીએ, ગિવિંગ બેક ટુ અવર ગિવર્સ. ઈશ્વરે જે આપણને આપ્યું છે એને કંઈક પાછું આપવાની દ્રષ્ટિએ શું આપણે કરી શકીએ તેના માટે ગેરિયાટ્રિક કેર કરીને એમનો ટોપિક છે. અને વન્સ અગેન આપ સૌને મારી વિનંતી છે કે દર વખતની જેમ બરાબર 8:20 8:25 આપ સૌ આ સેશન્સની અંદર જોડાઈ જજો. અને મારા તરફથી, પૂર્વીબેન તરફથી અને લીના ભાભી તરફથી ઉદયભાઈ આપને પણ અને અમારા બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સને આજના આ સેશનમાં ઉપસ્થિત થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ આભાર ને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. Thank you, Uday sir. થેન્ક યુ થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક યુ. Thank you.